नया साल आते ही हम अपनी नई नई रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन हम एक चीज को बिल्कुल मिस कर देते हैं और वो है हमारी फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस को, कि हमारे को फाइनेंशियली इस साल में कैसे ग्रो करना है, क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कैसे मुझे अपने टैक्सेस को मैनेज करके चलना है, कैसे मुझे सारी चीजों को अपने आप को कवर करके चलना है। तो आज की वीडियो में सारा कुछ इसी के ऊपर होने वाला है। बहुत हो गई बातें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, बहुत हो गई बातें कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा कि आप लोगों को कैसे नए साल के अंदर फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए और फाइनेंशियल कौन कौन से रेजोल्यूशंस जो है आप लोगों को बनाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बदिराजा और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आपके फाइनेंस के हिसाब से एक सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप लोगों को फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए और साथ ही साथ कौन कौन से रेजोल्यूशंस जो है आप लोगों को अपने फाइनेंस से रिलेटेड बनाने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट आपका होनी चाहिए कि अगर आप एक अर्निंग मेंबर हैं तो आपके पास होनी चाहिए अपनी खुद की एक टर्म इंश्योरेंस। और वो कितनी होनी चाहिए वो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस एज में है तो कितना आपकी आईटीआर के मल्टीपल जो है वो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो कवर रखना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल का किसी को भी नहीं पता। तो अगर आज आपकी अर्निंग मान लो 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, लेकिन कल का किसको पता, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप इकलौते अर्निंग मेंबर हैं या जितना भी आप अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए, एक अमाउंट सिक्योर होना चाहिए कि अगर मान लो भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे हो गए, इन सब का क्या होने वाला है, जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनका क्या होगा, उसको आज ही आप सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ही छोटे प्रीमियम से आप अपनी टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास एक लाइफ कवर होगा कि आपको मान लो भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उनका सहारा कौन बनेगा। क्योंकि बात चाहे आपको कड़वी लगे, लेकिन आज के टाइम में ना पैसे को छोड़कर आगे कोई भी नहीं आता, फिर वो चाहे कितना भी क्लोज रिश्तेदारी क्यों ना हो, एक टाइम के बाद वो भी आप लोगों को गालियां देगा, वो भी आप लोगों को लात मार के बाहर निकाल देगा। तो इसी वजह से आज के टाइम में जिसके पास पैसा है उसके पास सारा सपोर्ट है और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो पैसा हमारा इस टाइम का सबसे बड़ा रिश्तेदार है। और अगर मान लो मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ और मुझे कल को कुछ हो जाता है तो मेरा, मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे डिपेंडेंट्स के साथ रिश्तेदार कौन होगा, वो होगा मेरा पैसा। तो वो उसके लिए आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस नए साल के अंदर टर्म इंश्योरेंस लेकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस कौन सा है और आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल प्लान कौन सा रहेगा, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स जो है वो देकर कि आपकी एज क्या है, आप कितनी सैलरी अर्न करते हैं, तो इससे एक आप आइडिया ले सकते हैं और आपके लिए जो भी बेस्ट सुटेबल प्लान होंगे ना वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स उसके बारे में जान सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मेडिकल इंश्योरेंस। भाई देखो, सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस हो गया कि लाइफ कवर हो गई, क्योंकि जान है तो जहान है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल इंश्योरेंस। आज की डेट में अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती ना, तो पानी की तरह से पैसा जो है वो भाई। अब मेडिकल इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक आप बीती एक अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है वो मैं 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या से क्या हो सकता है कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो या ना हो। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है आपको मेरी इस एक्सपीरियंस से पता लगेगा। अभी हुआ क्या कि मेरे ना कोई रिलेटिव थे, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनका फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद वहां पर उनको स्टंट जो है वो डाल दिया गया उनके हार्ट में। अब हुआ क्या, जब मैं उनसे मिलने गया तो उनसे मुझे ये चीज पता लगी कि उनका प्रोसेस जो था ना वो कैश में चल रहा था। उनके साथ जो रिलेटिव आए थे ना, जब उनको हॉस्पिटल लेकर आए थे तो उनको कुछ चीजें समझ नहीं आई, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने भी क्या करा, उनको सीधा का सीधा कैश में उनका काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। और उनसे स्टार्टिंग में 50,000 रुपये उन्होंने कैश डिपॉजिट भी करवा लिया था, एक बार 30,000 करके, फिर एक बार 20,000 रुपये और डलवाए थे। उसके बाद हुआ क्या, जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उनसे मेरी बात हुई और मुझे पता लगा कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर उनसे मैंने सारे डिटेल्स लिए, उनका फॉर्म वगैरह फिल आउट करा और उसके बाद मैंने उस फोर्टिस हॉस्पिटल में जाकर उनके टीपीए सेक्शन में और वो सारा प्रोसेस जो है वो कैश से हटाकर और उस इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से कर दिया। अब हुआ क्या, उनसे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी।
उन्होंने कहा कि मुझे आज रात तक उनका टोटल एस्टीमेट बिल जो आया था ना, वो 2,04,000 के आसपास था और ये सिर्फ 2 दिन का बिल था, जहाँ पर उनका स्टंट भी ऑलरेडी डल चुका था। अब हुआ क्या, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि अगर आज शाम तक मुझे 1,60,000 रुपए का अगर अप्रूवल आ जाता है इस एबीसी कंपनी से, तो मैं ये प्रोसेस जो है आगे कंटिन्यू करूँगा और उनको डिस्चार्ज होने की आगे फॉर्मेलिटीज़ जो है हम कंप्लीट करेंगे। और अगर ये चीज़ नहीं होती, तो फिर आपको इसके बदले में आपको कैश जो है वो डिपॉज़िट करना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है कि भाई 1,60,000 का अप्रूवल आया तो ठीक, नहीं तो मेरा कैश में काम होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मुझे पता चली कि अगर मान लो किसी रूम में जो उन्होंने लिमिट तय करी थी, वो था 3,500 रुपए का, जो उन्होंने पहले रूम बुक किया था फोर्टिस हॉस्पिटल में। अगर वो चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस से हटकर वो कैश में जाती है, तो उस रूम की वैल्यूएशन जो है सीधा 6,500 रुपए के हिसाब से बिलिंग होगी। सिमिलरली इंजेक्शन जो है, जो यहाँ पर 500 रुपए का इंजेक्शन पड़ रहा था ना, उसकी वैल्यूएशन बढ़कर ऑलमोस्ट 800 टू 850 के आसपास हो जाएगी। यानी कि अगर वो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन जो लगेगी, उसका जो कॉस्ट लगेगी, वो लगेगी 500 रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर वो कैश में ट्रीट होता है ना, तो उसकी जो रेट लगेगा, उसका जो प्राइस लगेगा, वो लगेगा ऑलमोस्ट 850 रुपए का। सिमिलरली ऐसे ही डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस जो 1,050 रुपए की थी, वो अगर कैश में ये चीज़ ट्रीट की जाती है कि अगर ये आपकी बिलिंग जो है वो कैश में होगी, तो इसी के चार्जेस जो है वो बढ़कर 1800 से ऊपर के हो जाएँगे। तो इतना डिफरेंस जो है मुझे देखने को मिला, जब एक पॉलिसी के थ्रू अगर हमारे को ये काम करना हो और उसकी बजाय अगर हमारे को कैश में ये काम करना हो, तो अब आप समझ सकते हो कि पॉलिसी का पैसा तो गया ही गया, मतलब पॉलिसी में जो हमारे को रेट का फ़र्क पड़ रहा था वो तो गया ही गया, ऊपर से कैश हमारा अलग से जेब से जो है हमारे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये तो भला हो उस इंश्योरेंस कंपनी का जिसने ये प्रोसेस जो था वो क्लेम जो था वो पास कर दिया और उसके बाद उनका मतलब 4 से 5,000 रुपए का कैश लगा था और बाकी का सारा जो था वो क्लेम सेटलमेंट में पूरा हो गया। तो जिसकी वजह से उनके ऊपर कैश का बर्डन जो है वो बहुत कम पड़ा। हालाँकि मुझे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इतनी भी अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक समझदारी करी थी कि उन्होंने 30-40 हज़ार रुपए का जो उनका एनुअली उनकी एज के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50 के आस-पास के थे। तो 30-35-40 हज़ार रुपए का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस जो था वो लिया था। और उनकी वाइफ़ की कीमोथेरेपी भी चलती रहती है, उनको कैंसर है वाइफ़ को, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी वहाँ से मिलता रहता है। साथ ही साथ अब उनको जो था वो स्टंट डल गया, तो उसका भी क्लेम उस कंपनी ने पास आउट कर दिया था। तो कितना फ़ायदा हुआ एक मेडिकल इंश्योरेंस लेने का। अब कई लोग सोचते हैं कि यार ये मेडिकल इंश्योरेंस क्या करना है, हमारे को तो अब ज़रूरत ही नहीं है, ये है, वो है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चाहे आपकी एज 60 साल की हो, चाहे 30 साल की हो। देखो, इमरजेंसीज़ का किसी को कुछ नहीं पता, एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी भी वजह से कोई भी दुर्घटना हो जाती है और आजकल बीमारियाँ तो पता नहीं 100 तरीके की तो बीमारियाँ चल रही हैं। कोई भी एक बीमारी भी पकड़ लेगी ना, तो बस आपका 40-50 हज़ार रुपए तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि यार मैं जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15,000 रुपए का या 20,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों करवाऊँ भई, मैं तो अभी मेडिकली फिट हूँ, मेरे को तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यही चीज़ हमारे को पता नहीं लगती, मान लो भगवान ना करे कल को कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम, देखो दुनिया जान की होती है। तो कुछ भी होती है और 1 सेकंड के अंदर ये जो आज की मेरी जो मैं सोच रहा हूँ ना कि 15,000 20,000 रुपए बचा लूँगा, ये 1 सेकंड में विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ब्लिंक ऑफ अ आईज़, ये यहाँ से ऐसे निकलता है ना कि कुछ कहने की हद नहीं, और आपका अगले 5-10 साल का पैसा जो है वो एक ही बारी के अंदर निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ टर्म इंश्योरेंस, कि आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल इंश्योरेंस, की आपको अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब इसमें आप फ्लोटर प्लान्स ले सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। अब आपके लिए कौन-सा बेस्ट प्लान है और कौन-कौन सी चीज़ों को हमारे को देखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस या एक टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, कौन-कौन से क्राइटेरिया हमें चीज़ें जो है वो चेक आउट करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे कि वहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया जो है आप लोगों को फुलफ़िल करना चाहिए। और साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस का भी देखेंगे कि आपको कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से बॉक्सेस जो हैं आपके टिक होने चाहिए। बाकी आपके लिए कौन-सा बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँगी। आपसे पूरा कुछ पूछा जाएगा कि आपकी ऐज क्या है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, पहले कोई प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ तो नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको ऑनेस्टी से जवाब देना है
और एक बार आपकी साइड से कोई घपला नहीं होगा ना, तो कंपनी जो है वो आपको क्लेम देने में कोई घपला नहीं करेगी। अब हमने फैमिली प्रोटेक्ट कर ली, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर लिया। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे को इमरजेंसी फंड्स। अब इमरजेंसी फंड्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए और उसमें भी 1 से 2 महीने का आपके पास कैश होना चाहिए और बाकी 3 से 4 महीने का जो आप इमरजेंसी फंड्स रख रहे हैं, उसको आप इक्विटी सेविंग स्कीम में रख सकते हैं। जहाँ से आपको जब ज़रूरत पड़े, आप वहाँ से अपना पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं और उसमें आपका हार्डली 1 से 2 घंटे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट भी गोल बेस्ड होनी चाहिए। आपके माइंड में एक दिशा होनी चाहिए कि आपने ये पैसा जो है किस वजह से इन्वेस्ट करना है। ताकि आपको जब आप किसी चीज़ के लिए पैसा, मान लो आपने आज बच्चों के लिए पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया कि भाई मैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए आज मैं पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चालू करता हूँ। तो उसके लिए आपके माइंड में गोल होगा और कल को मान लो आपको किसी वजह से पैसे की ज़रूरत पड़ी ना, तो वो आप जब आपने एक चीज़ को एक गोल से कनेक्ट कर रखा होगा ना अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आप उस चीज़ से, वहाँ से, उस गोल से अपना पैसा विथड्रॉ करने में ना 10 बार सोचोगे। अब मान लो आपको कल को एक गाड़ी लेनी है 5 साल बाद और आपने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप बोलोगे कि यार चल मैं पैसा कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेता हूँ, ये बच्चों वाले पैसे को नहीं छेड़ूँगा। नहीं तो अगर वो ऐसे ही पड़ा होगा ना कि किसी भी फंड में या आपने कोई गोल के हिसाब से उसको सेट नहीं करा होगा, उसको मैप नहीं किया होगा, तो क्या होगा, सबसे पहली नज़र ही वहाँ पर पड़ेगी कि चल यार ये पैसा फालतू पड़ा है, चल मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और अपनी गाड़ी ले लेता हूँ। लेकिन जब आप गोल से सेट कर दोगे ना कि अभी मुझे पता ही है मैंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए बच्चों की लगाया है या मुझे इसमें वेकेशन के लिए जाना है या ये मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है, तो उसके बाद आप वो इधर-उधर के खर्चों के लिए ना, यहाँ से ये गोल बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वहाँ से आप पैसा कभी नहीं निकालोगे। अब बच्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि चिल्ड्रंस के लिए कौन-सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जहाँ पर आप वहाँ पर उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उनके हायर एजुकेशंस, उनकी मैरिज के लिए वो अभी से आप स्टार्टिंग जो है वो कर सकते हैं और अगर नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। दूसरा, आप जैसे अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं कि रिटायरमेंट आपके लिए कब आप रिटायर होना चाहते हैं। मान लो आज मैं 30 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 45 या 50 की एज में रिटायर हो जाऊँ, तो उस टाइम मेरे पास क्या कॉर्पस होना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशंस ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको उसके हिसाब से, उसके तरीके से जो है आप लोगों को आज से अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, कोई आपने तो फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, तो इन सभी गोल्स के हिसाब से ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाँचवीं चीज़ होती है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मैनेज करना है। अब लोग बोलेंगे यार हमेशा पैसा तो ना, जैसे मान लो आज मेरे 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो मैं पहले अपनी खर्चा देखूँगा, ये चीज़ जानी है, वो करनी है, ईएमआई पे करनी है, घर का खर्चा है, डेली रूटीन का, वो सारा निकालने के बाद जो 10-15 हज़ार रुपए आएँगे ना, वो मैं इन्वेस्ट करूँगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इससे ना आपके पास कभी खर्चे खत्म ही नहीं होंगे और आप कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमेशा हमारे एक्सपेंडिचर वो होने चाहिए जो इनकम माइनस सेविंग्स हो, उसके बाद जो वो बच जाए ना अमाउंट, वो हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मान लो आज की डेट में आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, उसमें से आपने 20,000 रुपए पहले ही निकाल के रख लिए। अब अगर आपके हाथ में वो 80,000 नज़र आएँगे ना, तो आप 80,000 के हिसाब से शॉपिंग करोगे, 80,000 के हिसाब से अपना चीज़ें जो है वो एक्सपेंडिचर में लेकर आओगे। लेकिन अगर वही चीज़ 1 लाख रुपए होगी, तो वो सारा का सारा 1 लाख उड़ जाएगा। तो इसीलिए जो आप पहले बचाएँगे, उसके बाद ही आप वो चीज़ को, जो बचा हुआ पैसा है उसको खर्च करेंगे ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ बहुत अच्छा कदम बढ़ाएँगे और साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाएँगे। अब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कुछ पैसा बच जाता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि अब इतना सारा कुछ करने के बाद, क्योंकि आपने सारा कुछ तो मैनेज कर ही लिया यार। टर्म इंश्योरेंस ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, उसके बाद आपने अपना इमरजेंसी फंड रख लिया, इन्वेस्टमेंट्स कर ली, अब जो बचा है वो खर्चा कर सकते हैं और उसमें अगर 2-4 हज़ार रुपए बच भी जाए ना, तो आप चाहो तो वापस से इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में जो है वो डायरेक्टली काम कर सकते हो। या फिर उसके अलावा अगर आप चाहो तो कुछ गिफ्ट ले लो, कहीं पे घूमने चले जाओ। तो इस छोटे-छोटे पैसे को ना, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ को, पैसे को बचा-बचा के रखना है। खर्च भी करना चाहिए, खुला खर्चा करना चाहिए। तो इसलिए आपके पास जो पैसा बचा है ना, आप उसके साथ जो मर्ज़ी करो, उसके साथ जाके ऐश करो। पार्टी करो, मूवीज़ देखो, बच्चों के साथ घूमने-फिरने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो,
तो ये सब काम अगर आपके पास पैसा बच जाता है ना, तो वो आप सारी चीज़ें जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारे पूरे नए साल के लिए, हमारे पूरे साल के लिए जो है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। अब एक एक्स्ट्रा एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मत करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि करो। लेकिन सिर्फ एक छोटा-सा काम कर लो, एक फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और वहाँ से ना एक ब बैंक में ₹15,000 तो होते ही है ना, तो बस वहाँ से आप आईपीओज़ लगाना चालू करो। जब आप आईपीओ लगाओगे ना, तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर जैसे उसकी लिस्टिंग होती है ना, तो आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स जो है वो मिल सकते हैं। अब कौन से आईपीओ में लगाना है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वैसे तो डिटेल्स जो है वो मेरे पास आ ही जाएँगी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल के अंदर या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको डाल दूँगा, और वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पर कौन-सा आईपीओ आ रहा है, कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन-सा आईपीओ आपको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर रिस्क हो सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग भी और आईपीओ के अकॉर्डिंग भी। तो वो सारी रिकमेंडेशंस आप लोगों को मिल जाएँगी कि कौन से आईपीओ में लगाना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। तो इससे क्या होगा, आप एक एक्स्ट्रा छोटी-सी एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो अपने लक को आज़मा कर जनरेट कर सकते हैं। हालाँकि इसमें लक का भी इतना बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि देखिए लॉटरी बेस पे काम होता है, और ये ना एक ऐसी लॉटरी है जिनको आईपीओ के बारे में नहीं पता ना, वो बता देता हूँ कि कोई भी नई कंपनी जब अपना स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए आती है ना, जैसे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे स्विगी होगी। स्विगी आज से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उसने अपना आईपीओ लेकर आया है और वो अब से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है। सिमिलरली एलआईसी हो गई, बहुत पुरानी कंपनी है, आज तक वो लिस्टेड नहीं थी, 2 साल पहले उसका आईपीओ आया था और अब वो जो है स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रही है। सिमिलरली टाटा मोटर्स, वो बहुत टाइम से काम कर रही है, लेकिन ह्युंडई मोटर्स जो थी, जिसकी ह्युंडई की गाड़ियाँ आती हैं, क्रेटा हो गई, वेन्यू हो गई, ये सारी चीज़ें जैसे सेंट्रो बहुत लोगों ने यूज़ कर रखी है, तो आई-10 हो गई, इस टाइप की कार्स वाली कंपनी ह्युंडई मोटर्स जो है, उसने भी हाल-फिलहाल में अपना आईपीओ जो है वो लेकर आया था। ऐसे ही आईपीओज़ के अंदर आईपीओज़ की अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करो और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओज़ अलग-अलग डीमैट अकाउंट से लगाओ, ताकि आप अपना लक आज़मा सको। अब मैं ये जो चीज़ कह रहा था ना कि ये लॉटरी बेस पे है, लेकिन ये एक ऐसी लॉटरी है जहाँ पर अगर लगी, तो वो हो सकता है ये कुछ दे के जाए। वो भी डिपेंड करता है कि आप आईपीओ कौन-सा सिलेक्ट करके उसमें लगा रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव वाले भी बहुत होते हैं, तो रिस्क ध्यान से देखना होता है। तो रिस्क के अकॉर्डिंग हमारे को सिलेक्ट करना होता है कि कौन-सा आईपीओ में लगाना है और कौन-सा नहीं। तो वो रिकमेंडेशंस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के बाद मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को वो लॉटरी मिली, तो आपका बैंक से पैसा कटेगा और उसके बदले में शेयर्स जो हैं आपको मिल जाएँगे, और 3 दिन के अंदर वो कभी 30%, कभी 40%, कभी 100% से ऊपर भी। और जैसे अभी जैसे एक शेयर आया था ममता मशीनरी का, तो उसने लगभग 150% का लिस्टिंग गेन, यानी कि 15,000 जिसके लगे, उसके ऊपर उसको ₹22,000 ₹21,000 मिले थे। तो ऐसे-ऐसे अमेजिंग गेन्स जो है वो आप लोगों को मिल सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है। और अगर नहीं भी लगी लॉटरी, तो पैसा जो है वो बैंक में आपके सेफ पड़ा है, उसके ऊपर आपको सेविंग्स का इंटरेस्ट जो है वो भी मिलता जा रहा है। और अगर वो नहीं लगी ना, तो वो आपका पैसा जो है वो 2 दिन के बाद अनब्लॉक भी हो जाएगा और उस पैसे को आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क बहुत कम है, मतलब ये है कि डूबने के चांसेस बहुत कम है अगर आप सही आईपीओ को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद। और अगर नहीं भी मिला, तो आपके पैसे तो सेफ पड़े ही है ना यार। तो अगर लॉटरी लगी, तो हमारे को कुछ ना कुछ ऊपर दे के जाइए, और अगर नहीं लगी, तो हमारे को एटलीस्ट लॉटरी का जो हमने टिकट लिया ना, उसका पैसा तो वापस मिल ही जाएगा। सो अगर आप छोटी-सी एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अपना लक आज़मा के थोड़ा बहुत कभी-कभार आपको प्रॉफ़िट हो जाए, तो उस चीज़ को अगर आप आज़माना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आईपीओज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ़ आप ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स में जितने भी बच्चे हों, चाहे बड़ा हो, सारे लोग जो हैं अपना इसमें स्टॉक मार्केट में आईपीओज़ के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 60 साल का बुज़ुर्ग। वो सभी लोग जो हैं एलिजिबल हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, या कोई भी जेंडर को बिलॉन्ग करते हो, कोई भी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हो। बस आपके बैंक में ₹15,000 होने चाहिए और आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप इन आईपीओज़ में लक आज़मा कर अपना दाँव खेल कर और प्रॉफ़िट जो है वो वहाँ से अर्न करके निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका जो ये नया साल है, वो आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी और आप लोग इस साल फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करें। सो इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस रिलेटेड आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज़ के लिए आप नीचे कॉन्टैक्ट पे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा
फ्री डीमैट अकाउंट जो है उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। बाकी और डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएँगी। लिंक्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, और अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रह जाता है ना, तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मेल आईडी पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारे जो डाउट्स हैं ना उनको क्लियर किया जाएगा, और आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं, बेस्ट इंश्योरेंस कौन सी है, मेडिकल हो चाहे टर्म हो, या फिर इसके अलावा आपके लिए गाड़ी, स्कूटी, आप ई-रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किसी भी टाइप की चीज़ चलाते हैं, किसी भी टाइप के आप व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उसकी इंश्योरेंस सर्विसेज़ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेस।